The concept of cost you study in economics is slightly different from what you study in accounts or in business studies. आज का टॉपिक हमारा इसी बारे में है कि अगर ये कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट डिफरेंट है इकोनॉमिक्स में तो ये क्या है। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपकी क्लास 11th का बुक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। उसका टॉपिक नंबर 1.6 है जिसका टाइटल है आज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़ते हैं इसको विद ग्रेट इंटरेस्ट। छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी कैच हो जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब थोड़ा जो हम बता रहे थे कि स्लाइटली डिफरेंट है, तो स्लाइटली डिफरेंट क्या है वो ये है, इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट को कॉस्ट ना समझ करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरीके से समझते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आइए उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। उससे पहले इसके कुछ और भी नाम हैं वो हम पढ़ लेते हैं ताकि हमको बाद में कंफ्यूजन ना हो। पहला नाम क्या है इसका, देखिए पहला नाम है इसका इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम इकोनॉमिक कॉस्ट है। इस ढंग से आप इसको याद कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट, बिकॉज हम इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वर्ड कैसे आया, क्यों आया, हम लोग कॉस्ट में ये ऑल्टरनेटिव वर्ड का कुछ जमता नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है, लेकिन इस वर्ड का क्या रीज़न है यहाँ पे आने का वो इससे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, जो कि है हमारी शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो हम वहाँ पे वर्ड आया था ऑल्टरनेटिव, उसका जो क्लैरिफिकेशन है एक्चुअल में यहाँ पर है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमारे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो वैल्यू होती है, जो हमने छोड़ दी या हमने जिसको सेक्रीफाइस कर दिया, वो होती है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है अगर थोड़ा सा कि समझ में कम आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा थोड़ी सी देर में। अभी के लिए फिलहाल आप इस टर्म पे ध्यान दीजिए। आपको ये वाला जो बात है वो हमेशा याद रखना है जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टर्म्स आपके सामने आए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आगे देखते हैं एक बार कैसे हुआ ये बात, समझते हैं। यू ऑलवेज हैव मैनी ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, है ना। कंसिडरिंग दैट योर रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, यू ऑलवेज गो फॉर द वन विच इज द बेस्ट फॉर यू। आपके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज कौन से होते हैं, बताया था ना आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग कई तरह की वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो जब लिस्ट में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से हमको ए चूज करना है, तो हम ऑब्वियसली हम कौन सा चूज करेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट होगा, है ना। तो हम उस वाले बेस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर द बेस्ट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसको देख कितना अच्छा हो गया। अब दोबारा पढ़ते हैं उसी डेफिनेशन को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। बेस्ट आपने चूज कर लिया और छोड़ा क्या आपने, सेकंड बेस्ट को छोड़ दिया, क्योंकि वो बेस्ट नहीं था, वो सेकंड बेस्ट था। तो बेस्ट वाले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, सेकंड बेस्ट। बेस्ट वाले ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, सेकंड बेस्ट। अब इसी बात को हमने थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पे फिर से लिख दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये डेफिनेशन आपको इसी ढंग से याद होनी चाहिए। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बुक्स में कई तरह की डेफिनेशन हैं अलग अलग, मैंने बहुत छोटा करके और बहुत अच्छा सा ना बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल बना करके आपको प्रेजेंट कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है बार बार फॉरगॉन, इसका मतलब क्या है, आपने बेस्ट वाला ऑप्शन चूज करने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन छोड़ दिया, वो छोड़ने वाले प्रोसेस के लिए हम लोग फॉरगॉन शब्द यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और क्लैरिटी इसके बाद आ जाएगी। देखिए, एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, हमने यहाँ पर तो लिखा था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव और यहाँ पे हम कह रहे हैं सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये दोनों एक ही बात है, केवल एक बात को दो तरीके से लिखा हमने ताकि आपको समझाने में हमको आसानी रहे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पहला एग्जांपल देख रहे हैं। क्या, इन द केस ऑफ अर्निंग इनकम। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको याद नहीं करना ये वाला। बहुत आपको ये वाला जो लाइन हमने लिखा हुआ है इन द केस ऑफ अर्निंग इनकम, आपको याद नहीं करना, केवल आप समझ पाए इसलिए।
अगर इनकम की बात हो रही हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। अगर खर्चे की बात हो रही हो, एक्सपेंस की बात हो रही हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 आएगा, उसमें हमने लिखा हुआ है कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें, कितना प्रोडक्शन किया, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, अगर हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना चाहें तो वो फिर वहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। देखिए, you have a building on a 500 square meter land, your alternatives are नंबर ए, आप अपनी उस 500 मीटर की ज़मीन को किसी फैमिली को रेंट पे दे दें तो वो आपको कितना किराया देंगे हर महीने? 40,000 रुपीज़। करेक्ट, यहाँ पर आप देखिए वो आपको 40,000 रुपीज़ का किराया देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, किसी डॉक्टर को किराए पे दे दें उसी बिल्डिंग को, सेम बिल्डिंग को, तो वो कितना किराया देगा आपको? वो आपको देगा 50,000 रुपीज़ पर मंथ। और देखते हैं, और हमने और लोगों से बात किया तो क्या पाया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि किसी सीए को अगर हम लोग किराए पर दे दें तो वो आपको कितना देगा रेंट? 45,000 पर मंथ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी क्या कहता है जी, अगर किसी बिजनेसमैन को दे दिया जो उस बिल्डिंग को एज ए गोडाउन या एज अ वेयर हाउस यूज़ करेगा तो वो आपको 30,000 रुपीज़ का रेंट देने के लिए एग्री करता है। आपके लिए बेस्ट क्या है? बहुत आसान है, किसी भी आदमी से पूछोगे आप चारों में से कौन सा वाला चूज़ करोगे, बता देगा 2 मिनट में, यार सोचने क्या है, ये वाला चूज़ करेंगे हम लोग जहाँ पर हमको 50,000 रुपीज़ का रेंट मिल रहा है ना। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी, योर चॉइस विल बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज़ ऑप्शन बी, विच इज़ लेटिंग आउट द बिल्डिंग टू ए डॉक्टर एंड अर्न 50,000 रुपीज़ इन अ मंथ। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। ध्यान रखना, ये अभी हम लोग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात नहीं की है, हमने अभी तक बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात की है। अब कर रहे हैं हम लोग वाली बात जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या लिखा हुआ है? योर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज ऑप्शन सी, है ना। सी देखो, बी में तो सबसे ज़्यादा था, इससे कम वाला ऑप्शन किस में था? सी में था, यहाँ पे 45,000 लिखा हुआ है। Your next best alternative is option C, which is letting out the building to a chartered accountant and earn 45,000 rupees per month. ये आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब आ गया जी इसका आंसर जो हम ढूंढ रहे थे, वो ये है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर डिसीजन। कौन सा डिसीजन? लेटिंग आउट द बिल्डिंग टू ए डॉक्टर। ये आपने डिसीजन ले लिया, इस डिसीजन की कॉस्ट क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 45,000। ये क्या है 45,000? ये 45,000 आपका वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। करेक्ट? यू मस्ट एक्सक्यूज मी फॉर माई पुअर हैंड राइटिंग, आई कांट हेल्प इट मच, एंड गिवन द फैक्ट आई हैव टू राइट विद दिस स्ट्रेंज पेन। दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे कागज़ पर लिखना पड़े नॉर्मल पेन से तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, पर ज़्यादा बेटर तभी भी नहीं होगा। एनीवे, हमने यहाँ पे कमेंट डाली, ऑल अदर अल्टरनेटिव्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी विल बी कम्प्लीटली इग्नोर। जो हमारे ये वाले ऑप्शन थे ना, ऑप्शन ए, कौन सा वाला? देखिए, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल बेकार ऑप्शन थे, हम इनको डिस्कस ही नहीं करेंगे। हमारे लिए क्या है? बेस्ट वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और जो ये बेस्ट वाला है, ये क्या है हमारे लिए? इनकम। ये क्या है हमारे लिए? इनकम। और जो सेकंड बेस्ट है, जो सेकंड बेस्ट है हमारे लिए, वो हमारी क्या है? ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करेक्ट? समझ में आ गया आपको? तो आप कहेंगे कि हमारे जो यहाँ पर जो डिसीजन लिया हमने डॉक्टर को किराए पर देने का, उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 45,000 है। क्यों? क्योंकि 45,000 इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आई होप कि आपको याद रहेगा, आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग देखिए एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेंस की बात, यू हैव 50,000 रुपीज इन योर पॉकेट, यू गो टू ए मॉल एंड परचेज एन आईपैड फॉर द सेम अमाउंट। आपकी जेब में पैसे थे बहुत सारे, 50,000 रुपये, आप मॉल गए, सारे पैसे खर्च कर दिया आपने, अपने लिए आईपैड खरीद लिया 50,000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। आपके पास दो ऑल्टरनेटिव निकले, क्या क्या? या तो आप एंजॉय करते हैं 50,000 रुपीज़ को जो आपकी पॉकेट में है कि मेरे पास पैसे हैं जी, या फिर
आप एंजॉय करें अपने हाथों में आईपैड को, आप उससे गेम खेलें, आप उससे सर्फिंग करें, आप उससे यूट्यूब चलाएं, आप उससे अमेज़ॉन पे अपने अपने फेवरेट गैजेट्स देखें। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, तो आपने क्या चूज़ किया? आपने आईपैड खरीदना चूज़ किया। तो आपके पास जो बेस्ट वाला था ऑप्शन वो तो ये है जी। और जो सेकंड बेस्ट है ना, जो आपका सेकंड बेस्ट है वो ये वाला है। यू चूज टू बाई एन आईपैड, ओके, इसलिए द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर डिसीजन इज 50,000 रुपीज। आपने डिसीजन क्या लिया? आईपैड खरीदना है, तो उस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाएगी? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव का वैल्यू क्या था? 50,000 रुपये दिए ना आपने, तो वो होगा। तो आपके आईपैड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? सिंपली सिंपली 50,000 रुपीज। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में कमेंट भी डाली ये वाली। देखिए, इन द केस ऑफ मेकिंग एन एक्सपेंस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली द प्राइस यू पे। क्या मतलब हुआ? अगर हम खर्चे की बात कर रहे हैं ना, अगर हम खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना बहुत सिंपल है। कैसे? जो आपने पैसे पे किए हैं ना, जो आपने प्राइस पे किया है वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बस इतना ही है। ये तो आसान था। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज इन द केस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, हमने जो पहला वाला एग्जाम्पल लिया था वो हमने लिया था इनकम के बारे में, वो भी रुपीज़ में था, यानी मनी के उसमें था। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने एक्सपेंस के बारे में, वो भी मनी में ही मेज़र किया था हमने। यहाँ पर हम लोग मनी में मेज़र नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी के टर्म्स में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पे। यू हैव 1 एकड़ ऑफ फार्मिंग लैंड, 1 एकड़ का खेत है आपके पास, जिसके ऊपर आप या तो 1000 किलोग्राम्स ऑफ वीट ग्रो कर सकते हो, या 800 किलोग्राम्स ऑफ राइस ग्रो कर सकते हो, या फिर आप 900 किलोग्राम्स ऑफ मेज़ यानी कि मक्का ग्रो कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये जो तीनों ही कमोडिटीज़ हैं मार्केट में इक्वल प्राइस है, यानी कि अगर आप बेचने जाओगे तो आपको वीट से मिलेगा 1000 रुपये, राइस से मिलेगा 800 रुपये, और मक्का से मिलेगा 900 रुपये। हर चीज़ का प्राइस इक्वल है, वो है 1 रुपये, 1 रुपीज़ पर केजी, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। और तो यहाँ पे मैं कभी भी अभी अमाउंट में बात नहीं करूँगा, क्वांटिटी में बात करूँगा। ये जो मैंने आपको बताया केवल समझाने के लिए बताया। तो ऐसा अज्यूम करने के बाद कि सबका प्राइस इक्वल है, हम लोग क्या देखते हैं? ऑप्शन ए क्या है आपके पास? योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू प्रोड्यूस 1000 किलोग्राम्स ऑफ वीट। पक्का आप तो यही करोगे ना, वीट ही ग्रो करोगे आप, आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसे इसी से मिलने वाले हैं आपको। देन यू विल गो फॉर वीट ऑप्शन। आपका सेकंड बेस्ट क्या है? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है आपका? वो है आपका 900 किलोग्राम्स ऑफ मेज यानी कि मक्का। तो डिसीजन क्या हुआ आपको? देखो, डिसीजन हुआ कि आप लोग वीट ग्रो करेंगे, और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर डिसीजन, कौन सा डिसीजन? कि 1000 किलोग्राम्स ऑफ वीट ग्रो करना है। इस डिसीजन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन विच इज 900 केजीज ऑफ मेज। यानी कि आपने लिमिटेड खेत में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि वीट भी उगा देंगे जी 1000 किलो, 800 किलो राइस भी उगा देंगे, और 900 किलो मेज भी ग्रो कर देंगे हम लोग, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो उस केस में आपने चूज किया वीट का, वीट को ग्रो करने का, और उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वैल्यू, यानी कि द वैल्यू ऑफ द मेज विच इज 900 केजीज ऑफ मेज, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। आसान था ये भी एग्जाम्पल। आपके पास जो भी एग्जाम में जितने भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक का सिमिलर आएगा। तो आपको मैंने तीनों बता दिए आपको, ताकि याद भी रहे और ये समझने में बड़ा आसान भी है ये वाला। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट यहाँ पे हमने लिखी छोटी सी, द थर्ड ऑप्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस विल बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाई अस। सबसे जो कम रिवॉर्डिंग, कम मतलब पैसे देने वाला ऑप्शन था वो राइस का था, इसलिए हम इसको, इस वाले ऑप्शन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात, यहाँ पे स्पेशल कमेंट आया, देखिए क्या कहता है ये। इन द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी दिस एस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अप्लाइड। कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी वाली। एग्जाम्पल नंबर 1 जो था वो मनी में था, मनी के टर्म्स में था। एग्जाम्पल नंबर 2 भी मनी के टर्म्स में था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 क्वांटिटी के टर्म्स में है, क्वांटिटी के तरह से डिस्कस किया हुआ है हमने। तो जब भी हम पीपीसी की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टॉपिक नंबर 1.7 में, पीपीसी क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जब भी उस टॉपिक की बात करेंगे हम, तो
हमेशा क्वांटिटी के टर्म्स में बात करेंगे, तो उस केस में आपको ये वाला एग्जांपल अगर आप याद करें, ठीक से समझ लेंगे, तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे बड़ी काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस टॉपिक के सेकंड सब टॉपिक का नंबर आ गया, वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम लोग किसी और नाम से बुलाते हैं, क्या? एमओसी, वो जो शॉर्ट फॉर्म ही हो गया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का शॉर्ट फॉर्म हो गया एमओसी। एक और नाम है इसका, क्या? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एमआरटी। तो आप एमओसी बोलिए, एमआरटी बोलिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलिए, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, एक ही बात है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमओसी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इस स्लाइड में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखने। पहला, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेन एवर यू सी द वर्ड मार्जिनल समथिंग समथिंग, जो समथिंग समथिंग हमने यहाँ पे लिखा ना, ये वाला, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे तो पक्का मार्जिनल ही होगा। आपके आने वाले चैप्टर्स में आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, तो और अभी हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मार्जिनल वर्ड लिखा हुआ है, उसके आगे समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, तो आपको एक बात तो पक्का हमेशा याद रखनी है, उस बात को डिफाइन करने में, उस बात का एक्सप्लेन करने में आपको 1 एडिशनल यूनिट ये वर्ड्स लिख के आना है। 1 एडिशनल यूनिट। एग्जांपल छोटा सा दे दूं आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले में, या तो 1000 किलोग्राम्स ऑफ वीट या 900 किलोग्राम्स ऑफ मेज। यहाँ पे हम बात करेंगे 1 किलोग्राम ऑफ वीट या 1 किलोग्राम ऑफ मेज, है ना, या राइस, जो भी था। करेक्ट। तो यहाँ पर हमको केवल 1 एडिशनल यूनिट की बात करनी है, ना कि पूरे क्वांटिटी की या पूरे लॉट की। ऐसा नहीं करना, केवल 1 यूनिट की बात करनी है, सिंगल यूनिट का। तो 1 एडिशनल यूनिट ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, आपको याद करनी है जब भी मार्जिनल वर्ड आपके सामने आए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नंबर 2 देखते हैं। When we discuss MOC or MRT for the purpose of PPC, we talk about only 2 types of goods at a time. PPC का मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। PPC आपके जस्ट नेक्स्ट वाले टॉपिक का टाइटल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल देते हैं, या उसके और भी 1-2 नाम हैं, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि PPC हमारा नेक्स्ट वाला आने वाला टॉपिक है, जिसकी वजह से हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना हो रहा है। PPC वाला टॉपिक नहीं होता तो हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसी के लिए हमको ये पढ़ना हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। जब भी हम PPC के बारे में बात करेंगे और PPC में बात करते हुए हम लोग MOC या MRT की बात करें, तो हमको ये ध्यान रखना है केवल हम 2 गुड्स का डिस्कशन कर रहे होंगे, ना तो एक गुड का और ना ही 3 या 4 या 5 तरह के गुड्स का। हम लोग केवल 2 टाइप्स ऑफ गुड्स का ही डिस्कस कर रहे होंगे। वो वहाँ पे अजम्पशन है। PPC के टॉपिक में यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है कि whenever we will talk about only 2 types of goods, never 1, never 3, never 4, only 2। करेक्ट। तो ये पॉइंट के ना, आप ऐसा मत समझना कि आपको ये मैं बहुत स्पीड में बता रहा हूँ तो आपको याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये धीरे धीरे ना ये बातें कई बार रिपीट होंगी, अभी आपको याद हो जाएगा। अभी आपको याद कराना मैं शुरू कर रहा हूँ इनको, इनके बारे में फर्स्ट टाइम बता करके। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक फार्मूला है छोटा सा, ये अभी कई बार आएगा आने वाले स्लाइड्स में, आने वाले टॉपिक्स में, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए पढ़ लीजिए, है ना। MOC और MRT इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय गेन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड 2। मैंने बताया ना कि PPC डिस्कस करते हुए हम केवल 2 गुड्स का डिस्कस करते हैं, ना 3, ना 1, ना 4, केवल 2। तो हम 2 में से किसी एक का सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, किसी एक का गेन कर रहे होंगे। तो जितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की है वो ऐसे समझिए, जितनी क्वांटिटी हमने किसी एक गुड की सेक्रीफाइस की है वो ऊपर की तरफ आएगी, डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी हमने दूसरे वाले गुड का गेन किया है ना, वो नीचे आएगी। तो जो रिजल्ट आएगा आपस में डिवाइड करके वो क्या होगा, हमारा MOC या MRT। तो ये वाला एक छोटा सा बात हुई। आपको अगर ये वाला फार्मूला याद ना हो यहाँ पर, या आपको लगे कि याद कैसे करें, अभी तो स्पीड में पढ़ा दिया सर ने, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी रिपीट होगा कई बार तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड वन sacrificed for gaining one additional unit of good two। ये बात जो है यहाँ पे कही, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना, जैसे ही आपके सामने मार्जिनल शब्द आए तो आपको ये बात याद रखनी है, वन एडिशनल यूनिट, ये वाली बात। क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड वन sacrificed for gaining one additional unit of good two। आप अभी के लिए इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे अभी नेक्स्ट वाले डिस्कशन में, तो आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, नोट हेयर दैट सेक्रीफाइस वर्ड कम फर्स्ट एंड गेन वर्ड कम्स सेकंड। यहाँ पर इस डेफिनेशन में हमारा देखिए, सेक्रीफाइस वाला जो वर्ड था वो पहले आ रहा है और गेन वाला वर्ड बाद में आ रहा है। ये आपको हेल्प करेगा ये याद रखने में कि जो डिवाइडेड बाय का साइन था, पहले क्या आ रहा था उसके ऊपर, सेक्रीफाइस वाली क्वांटिटी, और नीचे उसके बाद में क्या आ रही थी, गेन वाली क्वांटिटी। तो ये आपको हेल्प करेगा याद करने में। सेक्रीफाइस ऊपर आना है और गेन वाला पॉइंट नीचे आना है, क्योंकि डेफिनेशन में भी इसी तरह से लिखा हुआ था। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव 1 acre ऑफ फार्मिंग लैंड on which you can either grow 1000 kilograms of wheat or 800 kilograms of rice। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, आपके पास 1 एकड़ का खेत है और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसमें 1000 kilograms of wheat ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप उसमें 800 kilograms of rice आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। दोनों नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास जो लैंड है वो लिमिटेड है। मैक्सिमम क्वांटिटी वीट, अगर केवल वीट ही वीट ग्रो कर दे तो कितना होगा, 1000 किलोग्राम, या पूरे खेत में आप राइस ही ग्रो करें तो कितना होगा, 800 किलोग्राम। तो आप दोनों नहीं कर सकते, इनमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं सर, यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि आपने डिसीजन लिया कि मुझे तो वीट ही ग्रो करना है, मुझे राइस नहीं करना। तो अब इस केस में आपका डिसीजन क्या है, वीट। तो वीट का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, अब देखते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वीट, आगे ना बात जो हम समझाना चाह रहे थे इतनी देर से, वो ये है आगे ना 1 किलो। यहाँ पे हम लोग 1000 किलोग्राम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 1 किलोग्राम बोल रहे हैं। हमने लिखा था यहाँ पे 1 एडिशनल यूनिट, ये वाला। तो ये 1 एडिशनल यूनिट मतलब पूरे लॉट का या पूरा बल्क पे जो क्वांटिटी था उसका बात नहीं करना है, उसकी 1 यूनिट का बात करना है। तो 1 यूनिट यहाँ पे वीट का क्या हुआ, 1 किलोग्राम। तो वो हम यहाँ पे 1 किलोग्राम की ही बात कर रहे हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वीट इक्वल टू, आपने क्या सेक्रीफाइस किया, राइस, कितना, 800। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि जी 800 मैंने यहाँ पे राइस सेक्रीफाइस किया, इतना, डिवाइडेड बाय क्या किया, जो आपने गेन किया। गेन क्या किया, जो आपने चूज किया वो क्या था, 1000 किलोग्राम्स ऑफ वीट। तो आपने सेक्रीफाइस वाली क्वांटिटी को, या आपने सेक्रीफाइस वाली क्वांटिटी को गेन वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया निकल करके, ये आया जी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वीट इज इक्वल टू, इस ऊपर वाले इक्वेशन को आपने सोल्व कर लिया तो क्या निकल के आया, 0.8 किलोग्राम्स ऑफ राइस। 1 किलोग्राम वीट की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, 0.8 किलोग्राम्स ऑफ राइस। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने यहां पर डिसाइड किया जी मैंने वीट नहीं उगाना, मैंने तो राइस उगाना है, क्यों बोलो, आप बोलोगे मेरी मर्जी, मेरा खेत, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या, ठीक बात है। तो अगर आपने राइस का डिसीजन लिया तो राइस का कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या लिखा हमने, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस। अगेन यहाँ पे क्या है, वही 1 किलोग्राम है, क्यों, क्योंकि हम लोग एमओसी निकाल रहे हैं ना कि ओसी। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू, आपने राइस का जो फेवर किया, राइस मुझे ग्रो करना है, तो आपने सेक्रीफाइस क्या किया, आपने वीट किया, कितना किया, 1000 किलोग्राम्स ऑफ वीट। आपने गेन क्या किया, आपने राइस किया, कितना, 800 किलोग्राम्स। तो आपने सेक्रीफाइस वाली क्वांटिटी को, आपने गेन वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, है ना। तो क्या निकल के आया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू 1.25 किलोग्राम्स ऑफ वीट। वही मैथमेटिकल ऑपरेशन छोटा सा हमने यहाँ पे पहले की तरह जैसे रिपीट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया करेक्ट। जो डार्क में है यहाँ पे आपके आंसर्स हैं, जो डार्क है ना, ये तो लाइट है, लाइट कलर में है, जो डार्क कलर में है वो आपके आंसर्स हैं।
आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं वो भी। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू सी एंड कंपेयर क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1000 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हुए यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे कि 1 किलोग्राम, यहाँ तो पूरा क्वांटिटी लिखेंगे क्या 1000 किलोग्राम्स, क्योंकि हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1000 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट इक्वल टू 800 किलोग्राम्स ऑफ राइस। आपने व्हीट का फेवर करते हुए क्या सेक्रीफाइस किया था, राइस कितना 800 किलोग्राम्स, तो पूरा पूरा यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। अदरवाइज अगर आपने राइस ग्रो करने का डिसीजन लिया तो 800 किलोग्राम्स ऑफ राइस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ 1000 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। बिल्कुल सिंपल है। इधर हमने इन दोनों पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्कस किया है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। आपको ये वाला स्लाइड समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए इस स्लाइड को, थोड़ा बैक करके ना वीडियो को पीछे जा करके फिर से एक बार देखेंगे और सुनेंगे, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, कुछ इसमें डाउट का बात ही नहीं है। जो आपको मेन बात ध्यान क्या रखनी है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है तो आपको ध्यान में एक वर्ड आना चाहिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है तो आपको एक बात ध्यान में क्या आनी चाहिए, वन एडिशनल यूनिट। ये आपको अगर याद रहेगी दोनों बातें तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा एग्जाम्स में, और अपने जितने भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे। आपने मिक्सअप कर दिया या आपने गलत लिखा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए इसको। और वैसे भी ये बातें कई बार रिपीट होंगी ना तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा कि मतलब आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा। करेक्ट। आपने याद है ना फर्स्ट टाइम आपने जब स्कूल गए होंगे तो क्या आपने सबसे पहली बात क्या रटी होगी, याद क्या क्या होगा कि ए फॉर एप्पल होता है। आज के टाइम में आपको लगता है क्या ए फॉर तो एप्पल होता ही है, उसमें याद क्या करना है। तो ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। ये जो आप पढ़ रहे हो ना अभी स्टार्टिंग है तो आपको लगेगा कि यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैसे याद होंगी। आप धीरे धीरे रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे वीडियोज़ को, हाँ तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, मतलब वो एकदम नेचुरल हो जाएगा कि ऐसा तो होता ही है, इसमें याद क्या करना, आप ऐसा कहोगे। तो हमारा टॉपिक नंबर 1.6 यहाँ पे खत्म हुआ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा पीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजिंगली इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से आप समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 में से जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें से अप टू 50% क्वेश्चन पीपीसी में से आएंगे, है ना। मतलब चैप्टर 1 में बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और ये पीपीसी वाला लास्ट टॉपिक जो है ना ये एक तरफ, ऐसे है। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ध्यान से प्रिपेयर होकर के आना है, और इस टॉपिक को लर्न करने का एक डिटर्मिनेशन माइंड में होना चाहिए कि यार ये टॉपिक हमको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इकोनॉमिक्स में। आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिए। जो वीडियो का पार्ट समझ में नहीं आया उस पार्ट को आप दोबारा देख लीजिए। यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन लर्निंग का। आप एक वीडियो कितनी बार भी देखिए, है ना। क्लासरूम में तो आप टीचर से कितनी बार पूछेंगे, आपको हेजिटेशन होगी, लेकिन ऑनलाइन में तो आपको कितना भी देखिए, आप कितनी बार भी देखिए। तो ये फ़ायदा है ऑनलाइन लर्निंग का। तो पीपीसी वाले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इससे जस्ट पहले कि मैं बाय बाय बोलूँ आपको, आप इस चैप्टर की एग्ज़ाम सीरीज़ को देखिए, उसको देखना ना भूलें। आपको एग्जाम्स में अपने क्लास टेस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी उससे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लिंक को प्रेस करें, आप ग्रुप पे जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके कोई ऐसा क्वेश्चन है जी कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है मान लीजिए, है ना, तो आप मेरे को भेजिए ग्रुप में, हम लोग ट्राई करेंगे उसका बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। और इसी के साथ हम बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे मिलते हैं टॉपिक नंबर 1.7 में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।